उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इन सीटों पर चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है, जिसको लेकर बीजेपी, सपा समेत सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन इन 9 सीटों में से एक सीट ऐसी है जो सपा और बीजेपी दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है, या यूं कहे कि ये सीट दोनों ही सियासी दल के लिए इस चुनाव में उनकी नाक बचाने की बात हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में, और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर तो कस ली है, लेकिन चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला सुनाकर वहां पर चुनाव होगा या नहीं, इसकी पिक्चर भी क्लियर कर दी है। पहले सीसामऊ की सीट पर चुनाव को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि वहां पर चुनाव होना है या नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सारी पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है। लेकिन सपा का गढ़ माने जाने वाले सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी भी अपना जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। सपा के वोट बैंक पर सेंध मारने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। सीएम योगी पिछले 7 दिन में इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा 2 बार कर चुके हैं। करीब 25 साल से काबिज सपा ने वर्चस्व बनाए रखने के लिए ताकत झोंक दी है। अब ये सीट दोनों ही पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है। हाईकोर्ट से आए इरफान सोलंकी के फैसले के बाद ये तो साफ हो गया कि सोलंकी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन सपा ने सहानुभूति अर्जित करने के लिए सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो तीसरी बार सुरेश अवस्थी को नसीम सोलंकी के सामने उतारा गया है। बीजेपी के जो सुरेश अवस्थी हैं, उनकी जो छवि है वो युवा छवि और छात्र नेता की है। युवा उनसे जुड़े हुए हैं। इरफान से नाराज तबका भी सुरेश के साथ खुलकर खड़ा है। मुख्यमंत्री की छवि और कानून व्यवस्था उनके लिए इस वक्त ट्रम्प कार्ड का काम करेगी। जहां एक तरफ नसीम सोलंकी सिंपैथी गेम खेलेंगी, वहीं सुरेश अवस्थी युवाओं के समर्थन के साथ मैदान में उतरे हैं। ये सीट दोनों ही पार्टी के लिए जीने मरने का सवाल बन चुकी है। इस जीत हार से 2027 के चुनाव की रूपरेखा भी तय होगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नसीम सोलंकी को ये जो सहानुभूति का गेम है, इससे कोई लाभ मिलने वाला भी है या नहीं। करीब 25 साल से काबिज सपा ने वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस चुनाव में इस विधानसभा सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। सीसामऊ विधानसभा सीट की आबादी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता की संख्या 2.69 लाख है। वहीं पे महिला मतदाता 1.26 लाख है और पुरुष मतदाता 1.43 लाख है। अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ये 45% है। समान वर्ग की बात करें तो ये 25% है। एससी 16%, ओबीसी और अन्य 14% है। तो अब ये तो साफ है कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, जिसका सीधा सीधा फायदा सपा को होगा और वो इसका फायदा उठाएगी भी। तो वहीं बीजेपी हिंदू, एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अपना फोकस बनाए हुए है। लेकिन उपचुनाव में इस बार बसपा ने भी कदम रखा है और वीरेंद्र शुक्ला को इस सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में एससी वोट भी अच्छी संख्या में है। एक एक वोट की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, अगर बसपा ने सेंध लगाई तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तो तय है। हालांकि पिछले चुनावों पर अगर नजर डालें तो इस सीट पर बसपा का जनाधार लगातार घटा ही है। बसपा ने इस सीट पर जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग के सारे फॉर्मूले अपनाए। परिसीमन से पहले की बात करें तो साल 2007 के चुनाव में बसपा के अनिल सोनकर वारसी को 14% वोट मिले थे। इसके बाद वोट प्रतिशत लगातार गिरता चला गया। साल 2012 के चुनाव में मोहम्मद वसीक को करीब 12% वोट मिले थे। वर्ष 2017 की बात करें तो नंदलाल कोरी को 7.7% ही वोट हासिल हुए थे। 2022 में ब्राह्मण प्रत्याशी रजनीश तिवारी को टिकट दिया, लेकिन उन्हें 2% वोट ही मिला। लेकिन सपा को टक्कर देना इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सपा ने
पिछले कई बार से लगातार बड़े वोटों के अंतर से यहां पर जीत दर्ज की है। साल 2022 में सपा को 12,266 वोट मिले थे, 2017 में 5,826, वही 2012 की बात करें तो 19,663 वोटों से सपा जीती थी, और अगर 2007 की बात करें तो 23,203 वोट से सपा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल तो होने वाली है, लेकिन बीजेपी के पास भी इस वक्त सोलंकी के मुद्दे को भुनाने का अच्छा मौका है, क्योंकि आगजनी मामले में बरी होने के बाद भी सोलंकी को जेल में रहना पड़ रहा है, क्योंकि अभी लंबित जो मामले हैं उस पर कार्यवाही चल रही है। इसमें फर्जी आधार कार्ड का मामला भी शामिल है। ये सभी मुद्दे बीजेपी के लिए इस चुनाव में फायदा पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। वहीं सोलंकी के नाराज लोग और युवा भी बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव की तारीख बेहद ही करीब आ चुकी है और प्रचार भी अपने आखिरी दौर पे है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चुनाव प्रचार 18 नवंबर को शाम 5 बजे से बंद हो जाएगा। इसके बाद पुलिस अधिकारी विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। सीतामऊ में 18 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यहां पर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 126 के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों से ये कहा गया है कि इन निर्देशों का पालन करें, जिससे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। ऐसे व्यक्ति जिनका विधानसभा क्षेत्र में मतदान सूची में कोई नाम नहीं है या वो विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, उनको अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का प्रवेश और रहना दोनों ही गैर कानूनी है। वहीं अगर हम बात करें फूलपुर सीट की, तो पिछले 2 बार से वहां पर बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया हुआ है और बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का दावा है कि बीजेपी का नारा कटोगे तो बटोगे हिट है। इस बार कमल ही खिलेगा। इस बार हैट्रिक करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 जून को लोकसभा के परिणाम भी बेहद चौंकाने वाले थे। फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य ने लगभग 18,000 वोट की बढ़त हासिल की थी। खैर, इसके बावजूद भी लोकसभा का चुनाव वो हार गए थे। बीएसपी की तैयारियों की अगर दूसरी तरफ बात करें तो बीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो हैं। इन सीटों पर प्रत्याशी के 40 नाम सामने आए थे जो कि स्टार प्रचारक की सूची में थे, लेकिन अब तक जमीनी तौर पर कोई भी बड़ा नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा है। इसका इस्तेमाल सपा और बीजेपी कर सकती है। सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो फूलपुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 70,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद करीब 65,000 दलित, 45,000 मुस्लिम, 35,000 कुर्मी, 35,000 ब्राह्मण, 20,000 ठाकुर के साथ 35,000 बिंद कुशवाहा मौर्य और 40,000 अन्य मतदाता हैं। ओबीसी वोटर्स ही इस सीट की जीत या हार का गणित तय करने वाले हैं। सपा इस पर दांव खेल सकती है, लेकिन बीजेपी प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को लेकर जनता के बीच उतरी है। लेकिन सपा ने एक हारे हुए प्रत्याशी पर इस बार दांव लगाया है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि महज 2,723 वोटों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन पर ही दांव लगाया है। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने बागी सुरेश चंद्र को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। फूलपुर विधानसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो परिसीमन से पहले ये विधानसभा सीट झूसी के नाम से जानी जाती थी। 1974 से 2022 तक हुए 13 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के प्रत्याशी 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं।
जबकि जनता पार्टी सेक्युलर और बसपा को एक बार और समाजवादी पार्टी को 4 बार इस सीट पर जीत मिली है। वहीं सपा की पूर्व नेता ने भी सपा की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। सपा से बगावत करने वाली पूजा पाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक है। पूजा पाल अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में भी आ गई हैं। वो फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए वोट मांग रही हैं। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का समर्थन किया था। हालांकि इस पूरी विधानसभा में जातियों के गणित में समीकरण उलझा हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से वोटर्स ये मानकर चल रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी, सपा या बसपा किसी के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन इस उपचुनाव के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।